दोस्तों, जब उस्मान गाजी ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के इलाके पर हमला करके अपनी एक अलग रियासत कायम कर ली, तो उन्होंने तुर्कों के बहुत से कबीले अपने साथ मिला लिए और उनसे दोस्ती कर ली। लेकिन फिर भी दो तुर्क कबीले ऐसे थे जिन्होंने अपनी अलग रियासत बना ली थी और ये हमेशा उस्मानिया सल्तनत से लड़ते रहे। उन्होंने उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बड़ी-बड़ी जंगें लड़ी और बहुत सारा खून भी बहाया। इन दो कबीलों में से एक का नाम जर्मियन कबीला था और दूसरे का नाम कर्मियन कबीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्मियन कबीले के बारे में कि वे हमेशा उस्मान गाजी के खिलाफ क्यों थे और क्या उस्मानिया सल्तनत ने कभी कर्मियन कबीले पर हमला किया या फिर कर्मियन अपने आप ही तबाह हो गए या सल्तनत उस्मानिया ने कर्मियन कबीले यानी कर्म सल्तनत को तबाह कर दिया। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मंगोलों और बाइजेंटाइन साम्राज्य के हमलों से संजोग सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इसके छोटे छोटे कबीलों ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और अपने इलाकों में अपनी अलग अलग रियासतें स्थापित कर ली। इसी दौरान करामान रियासत भी वजूद में आई। करामान रियासत का संस्थापक एक अर्मेनियाई व्यक्ति था जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। करामान कबीला असल में तुर्कों के खानदान से था, लेकिन पहले उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया और बाद में इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गए। करामान ने अपने नेता नूरे सूफी के नेतृत्व में संजोग सल्तनत के इलाकों में आबादी बढ़ाई। नूरे सूफी की मृत्यु के बाद उनके बेटे करीमुद्दीन करमानी ने अपने कबीले को एक स्वतंत्र रियासत में तब्दील कर दिया। जब करामान ने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान किया, उस समय उस्मान गाजी अपने पिता एर्तुग्रुल गाजी के साथ संजोग सल्तनत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त करामान रियासत अनातोलिया की सबसे पुरानी और मजबूत रियासतों में से एक बन गई थी। लेकिन आगे चलकर ही करामान रियासत उस्मान गाजी और सल्तनत उस्मानिया की सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। करामान रियासत ने हर जगह उस्मानिया सल्तनत का विरोध किया। जब करामान रियासत वजूद में आई, उस समय उस्मानिया सल्तनत एक छोटी रियासत थी जो कुछ किलोमीटर के क्षेत्र में सीमित थी। संजोग सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए करामानियों ने इसके इलाकों पर हमला किया और कई किले फतह कर लिए। इसके बाद उन्होंने साइप्रस पर हमला करने की योजना बनाई, जो उस समय एक स्वतंत्र राज्य था। साइप्रस पर कब्जा करने के लिए करामानियों ने पहले अपनी नौसेना और थल सेना को मजबूत किया। करामानियों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए साइप्रस पर हमला किया, वहां की नौसेना को पराजित किया और पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। करामानियों ने संजोग सल्तनत के बड़े शहर जैसे स्लिप और उर्बांच पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि उन्होंने संजोग सल्तनत की राजधानी कोन्या पर भी हमला कर दिया। हालांकि इस युद्ध में करामानियों की हार हुई और वे पीछे हट गए। करामान रियासत ने संजोग सल्तनत के अंदर गद्दारों को खरीदकर उनके माध्यम से बगावत करवाई। उस समय करामान रियासत के नेता महमूद ने अपने पिता की मृत्यु के बाद तुर्क कबीलों को एकजुट करने का प्रयास किया ताकि संजोग सल्तनत को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हालांकि संजोग सल्तनत ने करामान रियासत पर बड़ी सेना के साथ हमला किया और अपने कुछ इलाके वापस ले लिए। इसके बाद जब करामानियों ने फिर से संजोग सल्तनत के इलाकों पर हमला किया, तो मंगोलों और संजोग सल्तनत की संयुक्त सेना ने करामान रियासत पर हमला किया। याद रहे, उस समय संजोग सल्तनत मंगोलों के अधीन थी। करामानियों ने अपनी बेहतरीन युद्ध रणनीतियों और बहादुरी से इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस जीत के बाद करामान नेता महमूद ने संजोग सल्तनत पर एक कठपुतली सुल्तान अलाउद्दीन साइबिश को बैठाया और खुद वजीर बन गया। लेकिन मंगोलों और संजोग सल्तनत की संयुक्त सेना ने एक बार फिर करामान रियासत पर हमला किया। इस बार करामानियों को हार का सामना करना पड़ा और महमूद व उसकी कठपुतली सुल्तान दोनों को हटा दिया। ये बात याद रहेगी कि इन जंगों के दौरान करमान सल्तनत को खासतौर से ममलूक सल्तनत से भी मदद हासिल थी। जब सल्जूक सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो गई, तब करमानी सल्तनत ने एक बार फिर से कोन्या पर हमला किया और इस बार कोन्या को फतह कर लिया और अपनी नई राजधानी बना लिया। करमानियों ने खुद को सल्जूक सल्तनत का वारिस करार दे दिया और उन सारे इलाकों को अपना मान लिया जो सल्जूक सल्तनत के अधीन थे। ये वही समय था जब उस्मान गाजी ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के बहुत से किले फतह कर लिए थे और अपनी आज़ाद सल्तनत उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी।
उस्मान गाजी ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए बाइजेंटाइन साम्राज्य के किलों और शहरों को फतह किया, जबकि कर्मानियों ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए सल्जूक सल्तनत के शहरों पर कब्जा किया। एक तरफ जहां उस्मान गाजी चाहते थे कि सभी तुर्क कबीलों को एकजुट कर बाइजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, वहीं दूसरी तरफ कर्मानी कबीला अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस्मान गाजी के दौर में उस्मानियों और कर्मानियों के बीच कोई जंग नहीं हुई, न ही हालात इतने खराब हुए कि जंग की नौबत आ जाए। सुल्तान मुराद प्रथम के दौर में जब सुल्तान मुराद यूरोप में अपनी फतह का दायरा बढ़ा रहे थे, तब कर्मानियों ने उस्मानिया सल्तनत पर हमला किया और एक उस्मानी किला पर कब्जा कर लिया। सुल्तान मुराद को यूरोप की मुहिम छोड़कर लौटना पड़ा और उन्होंने कर्मानी कबीलों को हराकर अपना किला वापस ले लिया। इसके बाद वह फिर से यूरोप की मुहिम पर लौट गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सुल्तान मुराद मुसलमानों पर अपनी तलवार उठाना नहीं चाहते थे। हालांकि कर्मानियों ने फिर से एक बड़ी फौज तैयार की और उस्मानिया सल्तनत पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। जब यूरोप के सभी मुल्कों ने मिलकर सुल्तान मुराद पर हमला किया और कोसोवो की जंग में सुल्तान मुराद शहीद हो गए, तो कर्मानियों ने इसे मौके के तौर पर देखा और फिर से उस्मानिया सल्तनत पर हमला कर दिया। उस वक्त सुल्तान बायजीद वलाशिया के शहर फतह कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें हमले की खबर मिली तो वह तुरंत लौटे और कर्मानी सल्तनत को हराकर उसे अपनी सल्तनत में मिला लिया। जब तैमूर ने उस्मानिया सल्तनत पर हमला कर सुल्तान बायजीद को अंकारा की जंग में हराकर कैद कर लिया और पूरी उस्मानिया सल्तनत को कई हिस्सों में बांट दिया, तो तैमूर ने कर्मानी सरदार अलाउद्दीन अली को कर्मानी सल्तनत सुल्ताना बना दिया और कर्मानिया के अलावा उस्मानी इलाकों का एक बड़ा हिस्सा भी उसे दे दिया। इसके बाद कर्मानियों ने की उस्मानी इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपनी सल्तनत को काफी बड़ा बना लिया। लेकिन सुल्तान अहमद फतह ने कर्मानियों को हराया और एक बार फिर से कर्मानी सल्तनत को उस्मानिया सल्तनत में मिला लिया। सुल्तान अहमद की वफात के बाद कर्मानियों ने फिर से बगावत कर अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन सुल्तान मुराद ने एक बार फिर से इस बगावत को चल दिया। कर्मानिया और उस्मानियों के बीच का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन अंत में उस्मानियों ने पूरी कर्मानी सल्तनत को अपनी शामिल कर लिया। कर्मानियों को इस कदर मजबूर कर दिया गया कि वे दोबारा बगावत करने की हिम्मत न कर सके। उसके बाद उस्मानिया सल्तनत ने करमान को एक सूबे का दर्जा दे दिया। आखिर में हम बात करेंगे करमान के झंडे के बारे में, जिसमें स्टार ऑफ डेविड यानी सितारों का निशान बना हुआ था, जो आज भी इजराइल के झंडे में मौजूद है। ये यहूदियों का एक मजहबी निशान भी है, लेकिन ये बात याद रखें कि इस निशान को प्राचीन ज़माने से मुसलमान भी इस्तेमाल करते थे और इसे मोहर सुलेमानी भी कहा जाता था। इसके अलावा ये निशान तुर्कों के और भी बड़े बड़े कबीलों के झंडों पर था। तो इसी के साथ आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि करमान रियासत कैसे कायम हुई, कैसे बढ़ी और फिर कैसे ख़त्म हो गई। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें।